कितनों ने नहीं लिखी है समरी? कल वाली नहीं लिखी। और कितनों ने लिखी? 4 और 5 6। क्यों? रीजन तो थोड़ी सी थी, वैसे सुना दो, वैसे बता दोगे? समरी का एक पर्पज है रिवीजन, ठीक है ना? तो रिवीजन किया? रिवीजन भी नहीं किया। बाकी सबने लिखी है? ठीक। आपने क्यों लिखे? भूल गए जाकर? वो डायरी चेक नहीं की, डायरी में क्या क्या करना है? हमने कौन सा पीरियड शुरू किया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज कल्चर या ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मटेरियल यूज्ड इज ब्रॉन्ज, ठीक है ना? और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं फिर? जो फर्स्ट जो साइट्स मिली थी वो सब इंडस वैली के आसपास मिली हैं सभी, तो जनरली उसी के नाम से फिर उसको नाम बोला जाने लगा। अभी उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो ज्यादातर साइट्स किधर चली गई थी? पाकिस्तान चले गई। तो हमने इंडिया में भी एक्सकेवेट करना शुरू किया था साइट्स को, और आज के टाइम पे वहां से ज्यादा साइट्स इंडिया में, आज के टाइम पे वहां से ज्यादा साइट अब हमें इंडिया में मिल चुकी है। जो लार्जेस्ट साइट थी पहले मोहनजोदड़ो को मानते थे, लेकिन अब जो लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, दैट इज राखीगढ़ी। कौन सी है? एंड राखीगढ़ी इज इन हरियाणा, इन हरियाणा, ठीक है ना? राखीगढ़ी इज इन हरियाणा। तो लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज राखीगढ़ी विच इज इन हरियाणा, ठीक है ना? वो सब इंडिया में जो मिली वो ज्यादातर हमने सर्च की है आफ्टर द पार्टीशन, क्योंकि उसके बाद यहाँ के आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट के पास, सर्वेयर्स के पास वहां जाने का कम चांस था, तो उन्होंने यहीं पे एक्सकेवेट करना शुरू किया, यहीं पे ढूंढना शुरू किया, और उसके बाद बहुत सारी साइट्स को उन्होंने इंडिया में ढूंढा। तो इंडिया में ढूंढा तो हमें जम्मू एंड कश्मीर में भी, यूपी में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, इस रीजन में बहुत सारी साइट्स मिली है, जिसमें राजस्थान और गुजरात में तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है? तो वो सारी साइट्स हमें पढ़नी है। हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है ना? ये था बेसिकली फॉर द नेमिंग, की नेम कैसे पढ़ा, ये सिर्फ पढ़ा था, समझा नहीं था। समझ लिया था? पक्का? समझा नहीं था, सिर्फ पढ़ा था, ठीक है ना? इसमें बेसिकली नोमेनक्लेचर, फ्रेजेस एंड दी क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को अरेंज करना, ठीक है ना? चीजों को या पीरियड को एज पर टाइम हम अरेंज करेंगे, इधर इन असेंडिंग पीरियड और इन डिसेंडिंग पीरियड, तो वो क्रोनोलॉजी कहलाया जाएगा, ठीक है ना? तो टाइम के अकॉर्डिंग जब भी किसी चीज को सेट किया जाएगा तो हम क्रोनोलॉजी में उसको सेट कर रहे हैं, ठीक है ना? क्रोनोस बेसिकली टाइम को बोल देते हैं, स्टडी ऑफ टाइम इज क्रोनोलॉजी, ठीक है? द सिविलाइजेशन, क्या चीज? Civilization that appeared in northwestern part of India and Pakistan in the 3rd millennium BC. 3rd millennium BC का मतलब क्या होगा? What do you understand by the term 3rd millennium BC? What is millennium? What is millennium? 1000 years के पीरियड को हम मिलेनियम बोल देते हैं। जैसे 100 को हम बोलेंगे सेंचुरी, ऐसे ही 1000 इयर्स का जो पीरियड है उसको हम मिलेनियम बोल देते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? मिलेनियम बोलेंगे। तो यहाँ पर कौन से पीरियड की बात चल रही है? 3rd मिलियन, तो 3000 BC के आसपास की बात चल रही है। कब की होगी? 3000 BC। और इसी पीरियड में एक नियोलिथिक कल्चर भी चल रहा था। कौन सा था?
कश्मीर। कश्मीर में जो नियोलिथिक कल्चर था वो लगभग सेम पीरियड में चल रहा था, ठीक है। तो द सिविलाइजेशन दैट अपीयर्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन द 3rd मिलेनियम बीसी, दैट इज अराउंड 3000 बीसी। 3rd मिलेनियम में पूरा 1000 ईयर्स आ गया, 3000 से लेके 2000 तक का कौन सा पीरियड आ गया, क्योंकि मिलेनियम बोला है, 3000 ईयर पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं करिए, तो 3000 से लेके पूरा 1000 ईयर का जो पीरियड होगा वो आ जाएगा। तो उस पीरियड में यहाँ पर हमें ये कल्चर अपीयर होता हुआ दिखाई देगा, सिविलाइजेशन अपीयर होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। क्या हुआ, कुछ पूछ रहे थे? आपने बोल दिया, आपने क्या चीज? 3000 to 2000, 1000 ईयर का पीरियड, 1000 ईयर का जो पीरियड आएगा बीच में, 3000 से 1000 ईयर का पीरियड कब तक रहेगा, 2000 तक रहेगा, है ना। तो उस पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। तो उस पीरियड में हमें ये अपीयर होती हुई दिखाई देंगी, उस पीरियड में ये मिलेंगी हमें साइट्स की, इस पीरियड में सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है। एंड इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज इंडस सिविलाइजेशन, और इसको कलेक्टिवली हम कहां बोलेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां पर अगर हम देखें तो उस पीरियड में जनरली ये जो है इंडस रिवर या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज जो थी उनके ऊपर ये फ्लरिश होती हुई दिखाई देंगी सिविलाइजेशन। जो सिटीज या फिर जो भी हमें प्लेसेस मिली हैं वो जनरली उन रिवर्स के आसपास है, ठीक है। क्या होता है मिलेनियम, 1000 ईयर। ये 3rd मिलेनियम को क्या बोलेंगे, नहीं 3000 तो ईयर हो गया, 3rd मिलेनियम, हाँ मिलेनियम को मिलेनियम बोला है। 3rd मिलेनियम बीसी का मतलब क्या है, 3000 नहीं, मिलेनियम से मतलब क्या है, 1000 ईयर है। तो 3000 से 1000 ईयर कब तक काउंट होंगे, 3000 से 4000 या 3000 से 2000? 3 से क्यों, वो 3 से 4 क्यों नहीं है? ये 3 से 4 क्यों नहीं बोला मैंने, जब 1000 ईयर्स का पीरियड बोला, व्हाई आई हैव नॉट सेड कि 3000 से लेके 4000 तक था, क्यों 3000 से 2000 क्यों है? बताओ, तो पूछा भी नहीं है ना। इसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ BCE, क्या लिखा है, बिफोर कॉमन एरा। कब का पीरियड है वो, हाँ बताओ कब का है, BCE कौन सा होता है, हाँ BCE, हाँ मतलब 0 से पहले, 0 से पहले का जो पीरियड है। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमें अगर बढ़ना है ईयर्स में तो हम ईयर्स को घटाएंगे, क्योंकि हमारी टाइमलाइन इस तरीके से डिसाइडेड है, हमने पढ़ा था इसको। यहां पर अगर 0 आ रहा है इस साइड तो आ जाएगा CE, CE इज कॉमन एरा। 0 के बाद जो शुरू होंगे दैट इज CE। इसका एक और नाम क्या है, एनो डोमिनी, AD। यहां पर हम AD भी लिख सकते हैं और CE भी लिख सकते हैं, एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा। और उससे पहले का जो पीरियड है दैट इज नोन एज BCE और बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना, यानी इससे पहले के हैं। अगर यहां पर हमारा 1000 साल आ रहा है, इस साइड क्या आएगा 2000, उससे आगे जाएंगे क्या आएगा, यानी हम पीछे जाते जा रहे हैं साल में। इस साइड भी अगर हम कहें यहाँ पे 1000 आएगा, यहाँ 2000 आएगा, यहाँ पर 2024 आएगा, तो 2024 से हमें 2000 में जाना है तो हमें पहले जाना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। लेकिन उस साइड उल्टा होगा, उस साइड हमें 1000 से 2000 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा, वहां प्लस नहीं कर रहे। यहां पर हम इस साइड प्लस कर रहे हैं और उस साइड में प्लस कर रहे हैं। पीरियड किस साइड है, ये पीरियड इस साइड रिड्यूसिंग है और इस साइड बढ़ता हुआ पीरियड। जब मैं 3rd मिलेनियम BC की बात कर रहा हूं तो 3000 से आगे के जो 1000 साल होंगे, तो 3000 हमारा यहां आ रहा है और इससे आगे के साल इस साइड चलेंगे, क्योंकि 2024 यहां है, हमें यहां पहुंचना है, तो आगे के साल इस साइड होंगे, तो इससे आगे के 1000 साल यहां पर होंगे। तो 3000 से हमें कौन सा 1000 पीरियड देखना है, 3000 to 2000 BC, ठीक है, क्लियर है। हाँ।
तो 3000 BC से लेके 2000 BC तक हमारा कौन सा सिविलाइजेशन चल रहा है? बैठ जाओ। इंडस सिविलाइजेशन चल रहा है। और इसी टाइम पे कश्मीर वैली में भी नियोलिथिक कल्चर चल रहा है। ठीक है। सिंस हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी आइडेंटिफाइड, इसमें जो सबसे पहली साइट जो हमें एक्सकेवेशन से मिली थी दैट वाज हड़प्पा। इन दिस सिविलाइजेशन इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसीलिए हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। पढ़ चुके हैं इस चीज को, क्योंकि पहली साइट हमें हड़प्पा मिली थी तो इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन आएगा तो क्या बताओगे? इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी आइडेंटिफाइड। ठीक है। दिस सिविलाइजेशन डिड नॉट अपीयर ऑल ऑफ अ सडन, ये अचानक से आई नहीं थी। ऐसा नहीं थी कि 3000 ईयर शुरू हुआ और अचानक से एक सिविलाइजेशन अपीयर हो गया, अपने आप ही चमत्कार हुआ और हमारे सामने ऐसे सिटीज डेवलप हो गए। उस टाइम पे चमत्कार चलते थे ना, श्री कृष्णा थे, है ना, राम थे, वो चमत्कार कर देते थे। तो लेकिन ये साइट ऐसे सिविलाइजेशन में से चमत्कार से नहीं आई थी कि 3000 ईयर लगाया तो अचानक से वहां पे शहर बन गए। ठीक है ना, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस था। वो ग्रेजुअल प्रोसेस हमें कहां से शुरू होता हुआ दिखाई देगा? नियोलिथिक पीरियड से, जहां से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ठीक है ना। तो ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब क्या होगा? अचानक से, एब्रप्टली। ठीक है ना, क्विकली जिसे हम कहेंगे, अचानक से इतना जल्दी ये डेवलप नहीं हुए थे। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द नियोलिथिक विलेजेस। नियोलिथिक विलेजेस कब शुरू हुए हैं? कब? नहीं, नियोलिथिक विलेजेस की बात चल रही है। नियोलिथिक कल्चर के टाइम पे, नियोलिथिक कल्चर में भी उसके हमने 3 पीरियड डिवाइड किए थे। अगर हम इंडस वैली के आसपास देखें, नॉर्थ वेस्टर्न में हमने नियोलिथिक कल्चर को 3 अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया था। फर्स्ट पीरियड वाज अराउंड 7000 टू 5500 BC। फर्स्ट पीरियड ये था 7000 टू इतना था। इस पीरियड में हमने देखा था कि सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है, इस पीरियड में सेटलमेंट शुरू नहीं हुई, इस पीरियड में पॉटरीज नहीं बनी है, इस पीरियड में हाउसेज नहीं बने, तो यहां सेटलमेंट शुरू नहीं हुआ। सेटलमेंट इसके बाद शुरू होगा। सेटलमेंट कब शुरू होगा? इसके बाद शुरू होगा, यानी 5500 ऑनवर्ड्स में हमें नियोलिथिक विलेजेस बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। 5500 BC के बाद हमें विलेजेस, क्योंकि उस टाइम पे स्टोरेज हमारे पास डेवलप हो गया, उनके पास इनफ है कि अगर कोई आता है तो उसे भी खिला सकते हैं। तो आएंगे तो लोग साथ रहने लगेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो चुका है, एक जगह रुक के वो रहने लगेंगे। तो वहां से जब सोसाइटी क्रिएट होगी वो धीरे धीरे विलेजेस का रूप लेंगी। पहले 1 है, फिर 2 रहेंगे, फिर 4 और आएंगे, फिर 4 और आएंगे, तो धीरे धीरे विलेजेस डेवलप हो जाएंगे वहां पर। तो इट डेवलप्ड अराउंड 5500 BC एंड ऑनवर्ड्स। उसके बाद किसी पीरियड में ये डेवलप हो सकते हैं। तो नियोलिथिक विलेजेस का डेवलपमेंट का पीरियड यहां से शुरू हो रहा है इन दिस रीजन। गो बैक टू अबाउट 7000 BC। तो इसका डेवलपमेंट शुरू कहां से हुआ है? जहां से एग्रीकल्चर डेवलप होगा, क्योंकि विलेजेस वर डेवलप ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है ना, तो वहां से हम इसको देखते हैं। तो नियोलिथिक विलेजेस से बनने से फिर अर्बनाइजेशन आया है। अचानक से अर्बनाइजेशन का पीरियड नहीं आएगा, अचानक से ये सिटीज डेवलप नहीं होंगी। ठीक है। द नियोलिथिक साइट ऑफ मेहरगढ़, यहां से शुरुआत हमने देखी थी। हमने नियोलिथिक कल्चर हमने नॉर्थ वेस्टर्न में कौन सी जगह पढ़ी थी? मेहरगढ़। मेहरगढ़ वाज द फर्स्ट साइट जहां पर हमें कोई भी एग्रीकल्चरल एविडेंस मिले हैं। व्हीट एंड बार्ले याद आ रहे हैं? ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली उसी के बारे में है कि किस किस फेजेस से निकला है, जो सिविलाइजेशन बना है वो इससे पहले क्या चल रहा था वहां पर, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है और उसका नाम कैसे पड़ा है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। अब इसके आगे का पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? आप लोगों ने कल पढ़ा था, आप लोगों का नंबर नहीं आया था किसी का कल, है ना? आप शुरू करो। Harappan culture is divided into various phases. Early Harappan, 3000 to 2600 BCE. Mature Harappan, 2600 to 1900 BCE. Late Harappan, 1900 to 1700 BCE. The urban phase was prevalent in the mature Harappan period and began to decline afterwards. ठीक है।
अब ये जो हड़प्पन फेज आया, हड़प्पन सिविलाइजेशन आया, जैसे हमने हर एक कल्चर को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन भी अलग अलग फेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड है, जहां पर पहले उसको बनता हुआ देखेंगे, फिर वो फुल्ली डेवलप्ड स्टेज में होगा और उसके बाद उसका डिक्लाइन देखेंगे। तो ये 3 अलग अलग स्टेजेस में इसको इस तरीके से डिवाइड किया है। क्या क्या है? फर्स्ट, उसको बना रहे हैं, सेकंड, वो अपने फुल स्टेज में है, और लास्ट उसका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। तो ये 3 अलग अलग फेजेस हमें यहाँ पर दिखाई देंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जिसको हम डिवाइड करेंगे। द हड़प्पन कल्चर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस फेजेस। फेजेस इज स्टेजेस जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इज अर्ली हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन इज अराउंड 3000 टू 2600। इस टाइम के अराउंड हम मान रहे हैं कि सिटीज डेवलप होनी शुरू हुई है। इस टाइम के अराउंड क्या मान रहे हैं कि सिटीज डेवलप होनी शुरू हुई है, ये सिविलाइजेशन बनने की शुरुआत हुई है। दैट वाज द अर्ली फेज। स्टार्टिंग में कोई भी जब नया जब अगर हम कहें कि गाड़ी की शुरुआत की स्टेज, अगर कोई भी गाड़ी है, उसकी लाइफ को अगर हम डिवाइड करें तो कैसे कर सकते हैं? एक तो अर्ली लाइफ कि नई आई है तो उससे पहले बनी है वो कहीं पर, पूरी डेवलप हुई है, फिर किसी ने खरीदी है तो उसके फुल डेवलपमेंट की स्टेज स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद सरकार ने डिसाइड किया हुआ कि 15 साल तक किसी भी गाड़ी की लाइफ हो गई तो उसके बाद वो डिक्लाइन में चली जाएगी। सिमिलर इसमें कल्चर में भी शुरुआत में वो बन रही है, उसके बाद फुल्ली डेवलप्ड है, एंड लेटर फेजेस में डिक्लाइन हो जाएगी। और फुल्ली डेवलप्ड किस पीरियड में है? मैच्योर्ड। मैच्योर इज वेल डेवलप्ड। मैच्योर का मीनिंग क्या होता है? वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड स्टेज इज 2600 टू 1900। ठीक है, ये याद रखना सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, इवन आफ्टर ग्रेजुएशन ये पीरियड आपको काम आने वाले सी सारे ही जो हम नियोलिथिक से लेके अभी तक पढ़ के आ रहे हैं वो सारे पीरियड हमें काम आएंगे। ये क्रोनोलॉजी इसीलिए बनवा रहा हूं, वो आपको फुल लाइफ काम आने वाली है। अगर आप ह्यूमैनिटीज की साइड या फिर यूपीएससी या इस तरह का कोई भी फील्ड आप चूज करना चाहते हो, ये फुल लाइफ आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्रोनोलॉजी बनानी है आप लोगों ने, और मुझे अभी तक विश्वास है कि बनाई नहीं है किसी ने। शुरुआत हो वहीं तक है, नियोलिथिक लिख दिया लास्ट वाले उस पे, प्रोसेस में है। ठीक है, क्या हुआ? हमने आपका विश्वास तोड़ा दिया। नहीं तोड़ना है, ये विश्वास टूटना चाहिए। हाँ ठीक है ना, क्योंकि आज बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है और मंडे को कॉपी सबकी जमा होनी है। अभी लेकर तक भूल गए। क्वेश्चन आंसर तो लिखने हैं नहीं, आज होमवर्क मिलेगा और मंडे को वीकेंड है सर। हाँ इसीलिए तो वीकेंड पे रिवीजन हो जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, 6-7 क्वेश्चन है दोनों में, ज्यादा नहीं है, 6-7 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 6-7 उसके, ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो सर से पूछना, ज्यादा बर्डन नहीं होता। समझ में नहीं आता, मैच देख रहा था। कोई बात नहीं, इसी को धीरे धीरे एक डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा, टाइम एलोकेट करना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। हाँ ठीक है, तो मैच्योर हड़प्पन फेज इज 2600 टू 1900। ठीक है, हमेशा के लिए याद रखना है। एंड लेट हड़प्पन पीरियड इज 1900 टू 1700। 1900 के बाद वी विल सी द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो सिटीज डेवलप हुए थे वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएंगे आफ्टर 1900 BC। ठीक है, द अर्बन फेज वाज प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट का मतलब क्या होता है? फ्लरिशिंग और एग्जिस्टिंग और व्हाट इज प्रिवेलेंट? मेजरली फाउंड। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, एग्जिस्टिंग भी बोल सकते हैं, मेजरली इट वाज फाउंड एट दैट टाइम। हाँ ऑब्जर्व भी कह सकते हैं। उस टाइम पे ये मतलब मेन इंपॉर्टेंटली पाए जा रहे थे उस टाइम पे। ठीक है ना, दे वर मेजरली एग्जिस्टिंग, दे वर प्रिवेलेंट। ठीक है ना, तो अर्बन फेज वाज प्रिवेलेंट इन दी हड़प्पन पीरियड। अर्बन फेज, अगर हम अर्बन सिविलाइजेशन की बात करें, सिटीज अगर हम देखें तो सिटीज उस टाइम पे सबसे ज्यादा किस पीरियड में मिली?
मैच्योर फेज में वही बता रहा है यहाँ पर, इन दी मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन पीरियड एंड बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद 1900 के बाद दे स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, धीरे धीरे खत्म होने लगे। ठीक है, The Indus Valley site of Harappa was first visited by Charles Mason in 1826 CE and Ambri by Alexander Bonds in 1831. The site of Harappa was destroyed for layering the railway line from Lahore to Multan. The seal from this site reached Alexander Cunningham, the first surveyor of the Archaeological Survey of India. ठीक है, अब इसकी वो कहानी है जो मैंने आपको बताई थी कि वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, ईंटें मिली, उन्हें लगा खजाना मिल गया और इससे जो बनाना है रेलवे लाइन में सारी ईंटें लगा दो। उसकी शुरुआत हमें यहां से दिखाई देगी उस कहानी की। ठीक है, तो दिस वाज द इंडस वैली साइट ऑफ हड़प्पा वाज फर्स्ट विजिटेड बाय द चार्ल्स मैसन, और यही थे वो जिन्होंने फौज छोड़ के एक्सप्लोर करना शुरू किया था अपना। हाँ, ये पहले फौज में थे, छोड़ के बोले मेरा ये पैशन नहीं है, मैं अपने पैशन को परस्यू करना चाहता हूँ, और एक्सप्लोर करने निकल गए चीज़ों को। और वहाँ जा करके उन्होंने फर्स्ट टाइम हड़प्पन साइट को विजिट किया था। ही वॉज दी चार्ल्स मैसन इन 1826 सी इज कॉमन एरा, यानी अभी जो पीरियड चल रहा है उस टाइम पे 1826 में इन्होंने यहाँ पर विजिट किया था। फर्स्ट टाइम हड़प्पन साइट को विजिट कौन से ईयर में किया गया है? 1826 में। 1826 से 1921 तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, और 1921 में इट वाज दयाराम साहनी हु स्टार्टेड एक्सकेवेटिंग हड़प्पन साइट। तो अप्रोक्सीमेटली 100 साल तक इसको अनरिकॉग्नाइज्ड रखा गया, इसको इतना इंपॉर्टेंट माना ही नहीं गया। ठीक है, एंड आमरी भी एक लोकेशन है हड़प्पा के डाउन साइड में, सदर्न साइड में जाएंगे इंडस वैली पे, देखेंगे जब मैप आएगा तो आमरी भी वहीं पे है। आमरी वाज विजिटेड बाय दी अलेक्जेंडर बर्न्स इन 1831। तो ये दो इंपॉर्टेंट साइट हैं जो हड़प्पन साइट हैं जिनको विजिट किया गया था। फर्स्ट वाज चार्ल्स मैसन एंड सेकंड इज अलेक्जेंडर बर्न्स। 1826 एंड 1831 में इन्होंने इन साइट्स को विजिट किया। द साइट ऑफ हड़प्पा वाज डिस्ट्रॉयड मींस डैमेज्ड, है ना, डिस्ट्रॉयड डैमेज्ड एक ही बात है। क्या चीज, मतलब उसको बिल्कुल खराब कर देना, दैट इज डैमेजिंग, डैमेज करना ही हुआ, कह सकते हैं। हाँ, हाई लेवल पे डैमेज कह सकते हैं। वाज डिस्ट्रॉयड तो समझ में आ रहा है ना, सिर्फ डिस्ट्रॉयड ही रहने दे, ठीक है। तो दिस साइट वाज डिस्ट्रॉयड फॉर लेइंग दी रेलवे लाइन, रेलवे लाइन बिछाने के लिए इन्होंने इस साइट को ही खत्म कर दिया। इस साइट पे जो पाया जा रहा था, ईंटें जो मिल रही थी, वो सब रेलवे लाइन में इन्होंने बिछानी शुरू कर दी थी। फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान, जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे कहां से कहां तक? लाहौर टू मुल्तान, या रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, यहाँ से ईंटें मिल रही हैं और उसमें लगाते जा रहे हैं। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो उस टाइम पे मिली थी, सब खत्म कर दिया। लास्ट में इन्हें थोड़ा बहुत अब जो रिमेनिंग है उसी से ही सब स्टडी करना, ठीक है ना। तो बहुत पक्की ब्रिक्स इस टाइम पे मिली थी, बेक्ड ब्रिक्स मिली थी, और इतनी मजबूत ब्रिक्स उस टाइम पे भी अवेलेबल नहीं थी। तो उन ईंटों को निकाल करके इन्होंने रेलवे लाइन में बिछाना शुरू किया। द सील फ्रॉम दिस साइट रीच्ड अलेक्जेंडर कनिंघम, और इस साइट से जब ये ईंटें निकाल रहे थे तो इन्हें सील्स और कुछ ऑब्जेक्ट्स इस तरीके के मिले, तो उन्हें लगा ये तो कुछ अलग है, तो उन्होंने इसको भेज दिया स्टडी करने के लिए। और स्टडी करने के लिए किसके पास भेजा? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। ही वाज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन ईयर 1861। ये तो लिखा है फर्स्ट सर्वेयर, यहां फाउंडर नहीं लिखा हुआ। Alexander Cunningham was the founder of Archaeological Survey of India in 1861. तो Archaeological Survey of India was founded in which year? By इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? Where is the headquarter of Archaeological Survey of India? Delhi, New Delhi. Headquarter is in New Delhi. ठीक है।
क्या हुआ? क्लियर है? समझ में आ रहा है? कौन था अलेक्जेंडर कनिंघम? उसके पास एक स्टडी जो और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। और किसका? अलेक्जेंडर कनिंघम का? हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम का हेडक्वार्टर दिल्ली में? सौरभ बताओ, क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले? अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था? यविका, हु वाज अलेक्जेंडर? ये तो लिखा है, इसके अलावा मैंने क्या बताया? ऑफ, ठीक है, आप बताओ ईयर? 1861, ठीक है, बैठ जाओ। कौन था? आर्कियोलॉजिकल साइंस, आर्कियोलॉजिकल साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट का फाउंडर था। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट किसने ढूंढी थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट क्या ढूंढा था उसने? कहाँ पर? पल्लवरम, चेन्नई के पास में। हाँ, आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं, कुछ और बताओ कौन है? हु इज अलेक्जेंडर कनिंघम? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो इसलिए, तो ध्यान दे रहे हो तो बताओ। पर चार्ल्स मिशन ने तो उससे पहले क्या चीज? विजिटेड नॉट एक्सप्लोर्ड। उसने तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि दिस बिलोंग्स टू दैट पीरियड, है ना? हाँ बताओ। ASI ना, ASI इज आर्कियोलॉजिकल साइंस ऑफ इंडिया। फिर लिखा हुआ आपकी बुक में भी लिखा है, यहां भी लिखा है, सामने भी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट सर्वेयर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वेयर भी ये था और फाउंडर भी ये था। इनके पास वो सील पहुंची थी, इन्होंने बोला हम सर्वे करेंगे और वी विल आइडेंटिफाई कि ये सील किस पीरियड से बिलोंग करती है। लेकिन इन्होंने भी इसको इतना सीरियसली लिया नहीं था। इन्होंने भी जो यहाँ से जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले, जितने भी हमें कहें कि जो सील्स मिली या जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ से मिले इन साइट से, उसको इतना सीरियसली लिया नहीं गया। एंड देन फाइनली जॉन मार्शल केम इनटू द पिक्चर। और उसके बाद फाइनली कौन आएंगे? जॉन मार्शल। ये इस टाइप की सील थी, वहां मिली थी। पढ़ेंगे एक एक सील के बारे में, ठीक है ना। इनकी सील का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम पढ़ेंगे जब हम इन पर पहुंचेंगे। तो इस टाइप की सील्स हैं जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की है। और इस सील पे आप देखोगे ये किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ पहचान पा रहे हो? मेडिटेशन कर रहा है। इंडिया में ऐसा कोई भगवान है जो इस टाइप से किसी नहीं। ये जो सील है ये माना जा रहा है दैट इज रिजेंबलिंग द पशुपति शिवा। इट इज रिजेंबलिंग द पशुपति शिवा। तो इस सील का नाम इन्होंने पशुपति शिवा सील भी बोलते हैं बेसिकली, जनरली जब हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इस टाइप की सील्स वहां पर मिली है। हाँ, Alexander Cunningham visited the site in 1853, 1856 and 1875, but the importance of the site and the associated civilization were not realized until Sir John Marshall took over as the Director General of ASI and initiated research at the site. Sir John Marshall played an important role in the development of archaeology in India. ठीक है। आर्कियोलॉजी की मैंने डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को। आर्कियोलॉजी की
हाँ आगे Evidence. स्टडी ऑफ Study of Ancient Ancient evidence. study of human changes through ancient evidence. तो मटेरियल रिमेन्स स्टडी ऑफ एंशियंट एंड ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स, ये बताई थी आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन, बताई थी। तो याद नहीं है लेकिन, ठीक है ना, रिवीजन नहीं है इसलिए, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा सिलेबस हुआ है, इसी को रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो अलेक्जेंडर कनिंघम विजिटेड द साइट इन तीन बार गए। पहले वो 53 में गए, 56 में गए, 1875 में इस साइट को विजिट किया, लेकिन इतनी बार विजिट करने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आया इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए, ठीक है। इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन इन्हें समझ में नहीं आया। बट द इंपॉर्टेंस ऑफ द साइट एंड द एसोसिएटेड सिविलाइजेशन वॉट नॉट रियलाइज्ड। कौन है ये दोनों? आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ यहाँ आ जाओ। नहीं उनको बोलो, उनको वही बोलता है। होगी दोस्ती, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ दोनों, आ जाओ आओ ना। अरे हाथ यहाँ मिला, यहाँ आके खड़े होके मिलाना। अरे आ जाओ, सर प्लीज पढ़ाओ, टाइम लग जाएगा। हाँ तो खड़े हो जल्दी, ये सोचना चाहिए बोलने से पहले। आ जाओ जल्दी आओ, इधर आओ, अरे आ जाओ जल्दी आओ। ठीक है, तो ये पैराग्राफ समझाओ, इससे पिछले वाला जो बोला है। खड़े हो जाओ, बताओ बताओ। अरे खड़े तो हो जाओ। हाँ समझाओ पिछले वाले पैराग्राफ में क्या बताया। बुक नहीं देखनी है, बुक नहीं देखनी है। बताओ। क्वेश्चन सौरभ, क्वेश्चन पूछो, इनसे पूछो। पिछले पैराग्राफ में जो बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। एक सवाल, व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? इसी में से ही है ना सर? Archaeological Survey of India was founded in which year? 1861। Founded by Alexander- who was Alexander Cunningham? Founder of ASI। ठीक है, अभी बैठना नहीं है अगले 10 मिनट। हाँ सर सवालों के जवाब भी दे दिया हमने। कोई बात नहीं, अभी बैठना नहीं है, बैठ जाओ। दिखाई नहीं दे रहा तो इधर आगे खड़े होना पड़ेगा। बैठ जाओ। अभी थोड़ी देर दोस्ती मत करना जब तक क्लास चल रही। उनके पास गई थी सील्स, बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। जो भी सील उनके पास पहुंची, अलेक्जेंडर कनिंघम को समझ में नहीं आया कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है। जो रिलेटेड, जो से एसोसिएटेड या फिर उससे कनेक्टेड जो सिविलाइजेशन है, उसका भी इंपॉर्टेंस उन्हें समझ में नहीं आया। दे डिड नॉट रियलाइज द इंपॉर्टेंस। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। एंड देन कौन आए? सर जॉन मार्शल आए। ही टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। यानी अब उनको एएसआई को टेक ओवर करने वाले कौन थे? सर जॉन मार्शल, हु इनिशिएटेड द रिसर्च एट द साइट। और इस साइट के ऊपर, हड़प्पन साइट के ऊपर रिसर्च इन्होंने शुरू कर दी। और ड्यूरिंग दिस टाइम इट वाज दयाराम साहनी, नाम लिखना इंपॉर्टेंट है। During this time, it was Dayaram Sahni who excavated the site of Harappa.
एक्सकेवेट करना मतलब डिग करना, उसको एक्सकेवेट लिखा। दयाराम साहनी एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ हड़प्पा इन 1921। इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में 1922 नेक्स्ट ईयर 1922 में इट वाज आर.डी. बनर्जी हु एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ मोहनजोदड़ो। कौन सी साइट थी? मोहनजोदड़ो। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी इन द ईयर। ठीक है, ये दोनों आपको अलग से याद रखने हैं जो आपकी बुक में नहीं। तो कभी भी पूछा जाए कि हड़प्पन साइट वाज एक्सकेवेटेड बाय एंड मोहनजोदड़ो वाज एक्सकेवेटेड बाय, ईयर याद रहेंगे 1921 एंड 1922। फर्स्ट हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो। सर जॉन मार्शल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया, क्योंकि उन्हें तो समझ में आ नहीं रहा था कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो इट वाज जॉन मार्शल जिन्होंने एक्टिवली इसको डेवलप करने में मदद की, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो इनके पीरियड में बहुत ज़्यादा हुआ था। इनके पीरियड में एक्सकेवेशन जो है, रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जॉन मार्शल का नाम आपको याद रखना है और फाउंडर का नाम भी याद रखना है। कौन थे? फाउंडर ऑफ ASI अलेक्जेंडर कनिंग। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है? हाँ, किसका पढ़ो? Later in the 1940s, Mortimer Wheeler excavated the Harappan sites. After the partition of the Indian subcontinent, many of the Harappan sites went to Pakistan, and thus archaeologists were keen to trace the Harappan sites on the Indian side. Kalimangal, Lothal, Rakhigadi, and Dolawara are Indian sites that have been since excavated. The explorations and excavations conducted after the 1950s have helped to understand the Harappan civilization and its nature. ठीक है, अब इंडिया में जो इतनी एक्सकेवेशंस हुई हैं उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया है। जो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो आफ्टर दी पार्टीशन इंडिया में शुरुआत हुई और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी साइट्स ढूंढी गई थी। तो लेटर इन दी 1940s कौन थे? मॉर्टिमर व्हीलर एक्सकेवेटेड दी हड़प्पन साइट्स। 40s के बाद में इट वाज द व्हीलर हु एक्सकेवेटेड हड़प्पन साइट्स। व्हीलर का नाम सुना आपने कभी? कभी सुना है? ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पे अगर आप जाओगे ना तो आपको कहीं ना कहीं वो मैगजीन और वो जो चाय वाला मिलेगा उसकी जो वो रेडी होती है उसके ऊपर व्हीलर लिखा होता है। मतलब कि जो कोई भी ऐसी चीज जिसके नीचे बीच नहीं, ये इनके नाम पे व्हीलर है, ये नाम से व्हीलर है, ठीक है ना? तो ब्रिटिशर्स थे, उनके नाम पे ही आज तक हमारे रेलवे स्टेशन पे कई सारे उसका नाम अभी भी चल रहा है, ठीक है? तो व्हीलर का नाम वैसे पता होना चाहिए। इट वाज नॉट दिस व्हीलर, वो कोई और व्हीलर थे, लेकिन मैं वैसे व्हीलर बता रहा हूँ, ठीक है ना? एक व्हीलर का आइडिया होना चाहिए। जब जाओगे रेलवे स्टेशन पे तो पता होना चाहिए। कभी गए हो रेलवे स्टेशन? कितने लोग गए हो? कभी इधर उधर प्लेटफॉर्म पे घूमते हो, कुछ देखते हो क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ? नहीं, इसीलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडियन सब कंटिनेंट? नहीं, अभी रिसेंटली पता नहीं कौन से एग्जाम में, शायद HCS में तो नहीं, शायद UPSC में ही पूछ लिया था कि व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड एज इंडियन सब कंटिनेंट। इंडियन सब कंटिनेंट का मतलब क्या है? सब कंटिनेंट व्हाट इज कंटिनेंट? कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ओके, वो सेपरेटेड भी तो होनी चाहिए एक दूसरे से।
वो एक सिंगल कल्चरल रिजेम्बलेंस करते हो, मतलब कोई एक सिंगल कल्चर या सिंगल लैंग्वेज या सिंगल टाइप के लोग रहते हो, तभी हम उसे कंटिनेंट कहेंगे। और वो दूसरे लैंड ऑफ मास से सेपरेटेड हो किसी ना किसी तरीके से, तब उस एक पर्टिकुलर रीजन को हम कंटिनेंट बोल देते हैं। इंडिया में या इंडिया के आसपास की कंट्रीज ये भी एक सब कंटिनेंट का ही एक, अगर हम कहें, रिजेंबल करती है। कैसे करती हैं? क्योंकि एक सेपरेट लैंड मास है हिमालय के नीचे। हिमालय के नीचे जितनी भी कंट्रीज आएंगी उसको हम सब कंटिनेंट नाम देते हैं, क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी सी दिखाई देती है उसमें हमें, और वो बाकी एरिया से सेपरेट दिखाई देता है। चाइना से अलग हो गया, या अपर हम नदर्न रीजन से कहेंगे, पूरे हिमालय ने अलग कर दिया, तो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, इस सब रीजन को हम इंडियन सब कंटिनेंट के नाम से जानते हैं। इन सब कंट्रीज को एक रीजन में काउंट करते हैं, दैट इज इंडियन सब कंटिनेंट। ठीक है, तो यहां पर आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट में जो पार्टीशन हुआ, बेसिकली इंडिया का पार्टीशन की बात चल रही है। इंडिया में जो पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया में, मैनी ऑफ द हड़प्पन साइट्स वेंट टू द पाकिस्तान। तो ज्यादातर जो उस टाइम तक एक्सकेवेशंस हुए थे, ज्यादातर साइट कहां चले गई? पाकिस्तान चले गई। अब इंडिया के पास तो है नहीं, इंडिया को भी अब अपना पास ढूंढना है, तो वो भी अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर्स को लगाएंगे कि जाओ और ढूंढ के आओ। एंड देन archaeologists were keen to trace the Harappan sites on the Indian sites. Keen मतलब interested. जब पार्टीशन हो गया, हमारे यहाँ पर ऐसी कोई साइट नहीं थी, तो देन यहाँ के जो सर्वेयर्स थे, दे वर इंटरेस्टेड कि हमें ऐसी साइट्स इंडिया में भी ढूंढनी चाहिए, इंडिया की साइट भी ढूंढनी चाहिए। और उसके बाद कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, इस तरह की बहुत सारी साइट्स have been since excavated in the India. ये सारी साइट्स हैं जो इंडिया में, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। ठीक है, ये सारी साइट्स कहाँ ढूंढी गई फिर? इंडिया में ढूंढी गई। तो इंडियन साइट भी एक्सकेवेशन शुरू हुआ, सर्च शुरू हुई, अब कि हम भी हड़प्पन कल्चर को यहाँ पर ढूंढे, हड़प्पन सिविलाइजेशन को यहाँ पर ढूंढे। और वी फाउंड राखीगढ़ी विच इज दी लार्जेस्ट साइट। लोथल हमें मिला, लोथल वाज दी साइट इन गुजरात। ये सब इंडिया की जो लिखे, लोथल इज इन गुजरात विच इज अ पोर्ट सिटी। तो उस टाइम पे हम ये सोच सकते हैं कि पोर्ट्स भी हम बना रहे थे। क्या बना रहे थे? पोर्ट्स बना रहे थे। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, दे वर ट्रेडिंग थ्रू सी विद अदर सिविलाइजेशंस। दे वर ट्रेडिंग थ्रू सी विद अदर सिविलाइजेशंस। तो लोथल इज अ पोर्ट सिटी है। ठीक है, ऐसे ही आपको धोलावीरा लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था। धोलावीरा लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको काउंट किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या। ठीक है ना, तो धोलावीरा वाज काउंटेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया में बहुत सारी हैं, उनमें से एक धोलावीरा को भी किया। और जब इसको किया गया तो जितने भी एग्जामिनर्स थे सबकी नजर धोलावीरा में पड़ी। तो जितने एग्जाम 2023 में हुए, लगभग हर एग्जाम में धोलावीरा का नाम था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, धोलावीरा है आपका ये गुजरात में, ठीक है। The explorations and excavations conducted after 1950s have helped to understand the Harappan civilization and its nature. तो 1950s के बाद जितने भी एक्सप्लोरेशन हुए, जितने भी एक्सकेवेशन हुए, इसकी वजह से हमें इसका नेचर, इसका कल्चर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो समझ में आने लगा, कैसे कैसे डेवलप हुए थे। यानी स्टार्ट तो हमारा हो गया था 1921 से, जहां हमने ध्यान से उसको एक्सकेवेट करना शुरू किया। लेकिन 1940s 50s के बाद ये एक्सकेवेशंस की जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ गई थी। तो वहाँ का डेवलपमेंट क्या था, वहाँ का नेचर क्या था, वहाँ का कल्चर क्या चल रहा था, वो सारी चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आने लगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इसके बारे में समरी जो नहीं लिख रहे हैं लिखनी है। ठीक है ना, समरी पीछे लिखने के पीछे रीजन है कि आप लोग उस चीज को रिवाइज करेंगे, और उस चीज को कितना समझ में आया वो मैं समझ पाऊंगा। क्या उसके आगे का पढ़ लिया हमने।
आगे वाली सुना रहा था हाँ नहीं, आपको ये बतानी थी कुछ। तो ये आप पूरा एज इट इज लिख रहे हो, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख रहे। कोई बात नहीं, ये मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को ही रिवीजन का मौका दे रहा हूँ। जब चैप्टर खत्म होगा तो कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन मैं कराऊंगा, ठीक है ना। उससे आपको समझ में आएगा कि रिवीजन में कैसे उन चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। जब आप समरी लिखते हैं तो उन चीज़ों को कैसे नोट डाउन करते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो, ये चैप्टर रिवाइज करेंगे हम, ठीक है।